हेलो दोस्तों, स्टडी विथ हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो ग्रेड 2 में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज का एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है, उसको ही हम आज आगे बढ़ाते हुए अगले 15 क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे, जो कि कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता की दो प्रमुख प्रेरक श्रेणियां क्या हैं? द टू मेन मोटिवेशंस कैटेगरीज ऑफ नीड्स आर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवश्यकता की दो प्रमुख श्रेणियां, आवश्यकता के प्रेरकों की श्रेणियां, यानी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा की बात हो रही है, यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है। तो जनरली हम जानते हैं कि मोटिवेशन दो प्रकार की होती हैं, अभिप्रेरणा हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? ऐसी अभिप्रेरणा जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा तो खैर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, हम ऐसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं जिन्हें हमें करने में आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है उसमें हमारा कोई बाहरी लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, जो एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें ऐसी कौन सी अवस्था है जो क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कही जाती है? तो सीधा सीधा फैक्ट रखा हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, जो कि हम शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं और किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो गैंग एज होती है हमारी बाल्यावस्था होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन और पश्च बचपन, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। हमने चर्चा की थी कि जहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था और अंतिम बाल्यावस्था की बात होगी, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है शैशवावस्था के कुछ गुण उससे मैच करते हैं। ठीक है, और जो पश्च बाल्यावस्था होती है उसमें बाल्यावस्था की जो हमने जो विशेषता पढ़ी हैं वो आती हैं। तो 0 से जो 2 वर्ष है वो हम मानेंगे शैशवावस्था या 3 वर्ष, और लगभग 2 या 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो मानी जाती है वो होती है प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष हमारी होती है पश्च बचपन या लेट चाइल्डहुड, और 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष तक होती है किशोरावस्था, उसके बाद होती है आपकी वयस्क अवस्था। ठीक है, तो गैंग एज किसे कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है हमारा बाल्यावस्था को, यानी 6 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा लेट चाइल्डहुड, क्योंकि ऐसी अवस्था जो क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी है। मतलब इस अवस्था में बालक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं और साथ में गैंग बनाना प्रारंभ कर देते हैं, समूह में बालक रहने लगते हैं। कौन सा? लेट चाइल्डहुड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण एवीए का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। देखिए, एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है? इसके द्वारा हम जैसे कोई बालक है वो संप्रेषण नहीं कर पाता है या समाज में समायोजन नहीं कर पाता है, समाज से जुड़ नहीं पाता है, तो
ऐसे व्यवहार को सुधारने के लिए जो थेरेपी होती है उसे कहते हैं हम एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। मतलब कोई बालक मनोवैज्ञानिक विकार, ऐसे मनोवैज्ञानिक विकार से प्रभावित है जिसमें वो कम्युनिकेशन यानी भाषाई विकास उसका नहीं होता है, ठीक है, और वो समाज से जुड़ नहीं पाता है, समाज में उठता बैठता नहीं है, या समाज के लोगों से दूर रहता है, या परिवार के लोगों से दूर रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। उस मनोवैज्ञानिक विकार को सुधारने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है उसे कहती हैं हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। देखिए, जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है वो व्यवहारवादियों से संबंधित है। इसमें अंतर्दृष्टि जो पावलोव का सिद्धांत है और स्किनर का सिद्धांत है, दोनों का यूज किया जाता है इसमें। इस थेरेपी को लाने वाले व्यवहारवादी हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमें देखना है कि जो एवीए है इसका किस प्रकार के जो 4 प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार दिए हैं उनमें किस में यूज किया जाएगा। तो पहला है ध्यान विकार, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। दूसरा है पढ़ने यानी डिसलेक्सिया की बात हुई है, स्वलीनता ऑटिज्म, और गति इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। फोर्थ है डिस्प्रैक्सिया। देखिए, इनमें से जो स्वालीनता या ऑटिज्म जो मनोवैज्ञानिक विकार है उसमें बालक क्या करता है, उसमें बालक स्वयं में लीन रहता है, दूसरों के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं करना चाहता है, और इसमें भाषा विकास भी अवरुद्ध होता है। कौन से में? दूसरे में। क्योंकि जब भाषा विकास अवरुद्ध होगा तो बालक संप्रेषण नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, क्योंकि जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, जो थेरेपी है, उसके द्वारा स्वालीनता एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है जो कि 3-4 साल तक बालकों में दिखने लगता है, और इसको सुधारने के लिए, इस प्रकार के व्यवहार को सुधारने के लिए बालक पर जो थेरेपी यूज की जाती है उसे हम कहते हैं एवीए थेरेपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, ऑटिज्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्मृति विज्ञान ... की तकनीक है। स्मृति विज्ञान पाठन, लेखन, मूल्यांकन, याद करना। इसकी इंग्लिश देखते हैं हम, निमोनिक्स, एम साइलेंट है इसमें। निमोनिक्स इज ए ... टेक्निक। मतलब जो निमोनिक्स है वो किसकी टेक्निक है? निमोनिक्स। अब देखते हैं निमोनिक्स क्या होती है। एक टेक्निक होती है, जैसे आपने कभी याद किया हो, जैसे हम कुछ चीज़ें याद करते हैं तो पहले उसको शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगते हैं। जैसे हमने एक फेमस है कि जब हम इंद्रधनुष के रंगों को याद करते थे तो हम करते थे बेजानी हाफी नाला, ठीक है, या इंग्लिश में इसको याद करते थे बिवग्योर, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें याद करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? न्यूमोनिक्स। जैसे हमने पढ़ा लाहौर और सिवना में पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने एक इरिक इरिक्सन का सिद्धांत पढ़ाया था, जिनकी 8 अवस्थाओं को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था हमने, बिस पाऊँ आज से, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम किसी चीज़ों को स्मृति में लाना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, मेमोराइजिंग करना चाहते हैं, तो उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। तो सीधा सा सीधा दिख रहा है कि हम निमोनिक्स का यूज किस लिए करते हैं? याद रखना या मेमोराइजिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की हम बात करें तो उसमें उन्होंने बताया है कि जब मतलब हमसे ज़्यादा जो जानते हैं, जो बालकों को, यानी हमसे ज़्यादा जानते हैं, टीचर है हमारा, माता पिता हैं, और भी कोई बड़े होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि बालकों को अस्थाई अनुभव प्रदान करते हैं। तो उसको हम एक तकनीक इन्होंने नाम दिया था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को कहते हैं, इसमें सामाजिक सहायता दी है। वैसे पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं, ढांचा निर्माण कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग, कि एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? तो किया गया है स्कैफोल्डिंग का। मतलब
बड़ों से बड़े बालकों को सिखाने में जो सहायता प्रदान करते हैं, जो अस्थाई सहायता होती है, उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है उसे वाइगोत्स्की ने कहा है स्कैफोल्डिंग। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया गया है। मतलब किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण के लिए, मतलब देखिए, एक शब्द सुना होगा आपने, स्कीमा। स्कीमा शब्द सुना होगा, जिसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे, ह्यूरिस्टिक, सिंबल, प्रोटोटाइप और प्रीमाई, परिसर यानी प्रीमिस। स्कीमा में क्या होता है, हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं, कहाँ पर, मेमोरी में हम उसका स्कीमा बना लेते हैं, सूचनाओं को संगठित कर लेते हैं। अब देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा ही आंसर होगा इसका, प्रोटोटाइप। इसको हिंदी में कहते हैं आद्य प्रारूप। आद्य प्रारूप, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, हम किसी भी, जैसे हमने अपने मन में कोई स्कीमा बनाया, कोई योजना बनाई, अन्वित योजना या स्कीमा एक ही बात होती है। कुछ योजना हमने बनाई तो क्या होता है, कुछ रूपरेखा, नियमों या दिशा निर्देशन को हम जो देखते हैं उसमें, कि जैसे जो रूपरेखा बनाई उसके कुछ नियम होंगे, दिशा निर्देशन होंगे। जैसे हमने अपने मन में जो दिमाग में या मस्तिष्क में स्कीमा बनाया, किसका, घोड़े का। तो घोड़े का स्कीमा हमने बनाया, तो हमने क्या बनाया कि घोड़े के 4 पैर होते हैं, मुंह होता है, पूंछ होती है, घोड़ा हिननाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पूरे वर्ग को, जो प्रोटोटाइप होता है, पूरे वर्ग को परिभाषित करने के लिए जो स्कीमा होता है उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। जैसे किसी संवर्ग की पूरी विशेषताओं का हम क्या कर दें, वर्णन करते हैं उसके द्वारा। जैसे कोई वस्तु या संवर्ग है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको परिभाषित करने के लिए, जैसे हमने मनुष्य का स्कीमा बनाया तो हम क्या करेंगे, इसके 2 पैर होते हैं, ठीक है, या ये 2 हाथ होते हैं। तो ऐसे ही हम परिभाषित कर दें, उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसके आधार पर हम जो स्कीमा बनाते हैं उसे कहते हैं हम आद्य प्रारूप। जैसे और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मतलब एक वर्ग है, पूरा एक वर्ग की बात होगी, जहाँ स्पेशल वस्तु की बात नहीं होगी, एक वर्ग होगा। जैसे एक वर्ग में जैसे 4 पैर वाले जानवर हैं, उन पूरा वर्ग है। जैसे घोड़े का हमने जो एग्जांपल दिया आपको, पूरे घोड़े के वर्ग का जो एक मानसिक सेट बनाया हुआ हमने, उसको परिभाषित करने के लिए, उसके गुण या दोषों को बताने के लिए जो एक पूरा मानसिक सेट बना हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप या आद्य प्रतिरूप। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है। अमूर्त तर्क को मापने की संभावना, देखिए, कोई भी बुद्धिमत्ता परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो सामान्य बुद्धि का मापन करता है, जी फैक्टर का मापन करता है। तो इसमें बात हो रही है परीक्षण किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को, यहाँ पर बात हो रही है जो अमूर्त तर्क को मापने की संभावना कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से। ठीक है, तो पहला है कॉम्प्रीहेंशन बोध। देखिए, ये अमूर्त तर्क नहीं है, क्योंकि कोई शब्द हमारे सामने आएगा तो वो मूर्त हो जाएगा, उसके बारे में समझ होगी। कॉम्प्रीहेंशन यानी बोध की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मूर्त तर्क हो जाएगा। दूसरा है मैट्रिक्स रीजनिंग। मैट्रिक्स रीजनिंग क्या होती है, जैसे अभी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स रीजनिंग की। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, इस टाइप के खाने बने होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बने हैं, इसमें लिखा है 4, 5, 8 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ लिखा है 3, 2, 6, या सेट बने हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रीजनिंग। ठीक है, आता है भरने के लिए 1, 6, 2 आ गया, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दिया हमने, और फिर यहाँ पर लिख दिया
कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रीजनिंग, ठीक है। अब तो इसमें भी कुछ, इसमें भी क्या होता है, ये तो हमारे सामने होगा तो ये भी मूर्त हो जाएगा मैट्रिक्स रीजनिंग। तीसरा है हमारा सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द। मतलब एक समानार्थक शब्द, हमें समानार्थक शब्द के बारे में बात की जा रही है। अगर एक शब्द अगर दिया गया हमारे सामने तो उसके समानार्थक ढूंढने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, भले ही अमूर्त हो ये, लेकिन तर्क की बात नहीं होगी इसमें, वैसे भी ये मूर्त होगा, सामने होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की बात करते हैं समानताएं। समानताओं में होती है, जैसे हमें कोई कुछ दिया जाए, एक ऐसे समानताएं ढूंढना होती हैं हमें, तो ये समानताएं हमारी अमूर्त होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अब एक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तर्क के, कि डॉक्टर का संबंध किससे है, चिकित्सा से है, तो ऐसे इंजीनियर का संबंध किससे है, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से हमें समानताएं देखनी होती हैं। तो वो क्या होगा, हमारा अमूर्त तर्क, बुद्धिमत्ता परीक्षण में अमूर्त तर्क जो समानताएं मापने की संभावनाएं होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है, ठीक है। पहला है परिशुद्धता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और गति परीक्षण। देखिए ऐसे माहौल को ध्यान रख, देखिए जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो भाषा आधारित होते हैं। अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में क्या होता है कि ये संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जैसे भाषा की बात हो रही है तो एक बालक मानो एक इंडिया का है जो हिंदी भाषी है और एक इंग्लैंड का है जो अंग्रेजी भाषा जानता है। अगर वो शाब्दिक परीक्षण हिंदी में लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का बालक है उसको फ़ायदा प्राप्त होगी, या अंग्रेजी में लिया जाए तो जो इंग्लैंड वाला है उसको फ़ायदा होगी। तो ऐसे परीक्षण जो माहौल का ख्याल रखें, मतलब वातावरण का जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, जिनकी संस्कृति का, समाज का या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ा होगा बुद्धि में, वो संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है। कौन, कल्चर फेयर टेस्ट। पहले कल्चर फेयर टेस्ट के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, कल्चर फ्री टेस्ट। क्या शब्द यूज किया जाता था, कल्चर फ्री टेस्ट, लेकिन अब इसको संशोधित करके कल्चर फेयर टेस्ट कर दिया है। मतलब वो किसी बालक को क्या होता है, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जो निष्पादन परीक्षण होते हैं, वो ज़्यादातर कल्चर फेयर टाइप के होते हैं, क्योंकि वो कहीं के भी बालक पर यूज कर लो, उनमें क्या होता है कि उनकी जो पर्यावरण या संस्कृति के आधार हिसाब से उन पर कोई मतलब भेदभाव नहीं होता है, सीधी बात है, कहीं पर भी उनको यूज कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण या कल्चर फेयर टेस्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं, भाषा और विचार। देखिए भाषा हमारी सम्मिलित होगी किससे, शब्द, और शब्द क्या होते हैं, वर्बल, ठीक है, शाब्दिक। भाषा कैसी होती है, शाब्दिक। और विचार तो विचार ही हैं। तो अब देखिए मैच कीजिए, इनमें भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं। तो देखिए इसमें पहले दिया है स्पाशियल थिंकिंग, स्थानिक चिंतन। तो भाषा की तो बात ही नहीं हो रही है, स्थानिक चिंतन, स्थानिक बुद्धि आपने देखा होगा, ड्राइवर हैं, मूर्तिकार हैं, इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ये क्या करते हैं, इनमें क्या करने की क्षमता पाई जाती है, ज़्यादातर इनको जैसे दूरी, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कहाँ गहराई है, ऊंचाई है। जैसे ड्राइवर है जाता है तो उसे इतना वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इतनी दूर पर जाके हमें गियर चेंज करना है, यहाँ से हम ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ तक गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो इसे कहते हैं हम स्थानिक चिंतन। दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग, तर्क चिंतन। तो बिल्कुल नहीं लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि यहाँ शाब्दिक की बात हो रही है, और थिंकिंग, विचार तो थिंकिंग सभी में हो है, लेकिन शाब्दिक की बात हो रही है भाषा की, तो हमारा दूसरा भी आंसर नहीं होगा।
तीसरा है विजुअल थिंकिंग, दृश्य चिंतन, मतलब देखने से संबंधित है ये, तो हमें तो शाब्दिक देखना है तो ये भी नहीं होगा। चौथा है वर्बल थिंकिंग, बिल्कुल सही है। इसमें देखो वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, और भाषा और विचार एक साथ क्या बनाते हैं, तो वर्बल थिंकिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए। एक फाइनेंसर है, उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, तो सबसे पहले है संगीतमय बुद्धि। क्या एक फाइनेंसर के पास संगीतमय बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जहाँ पर बात की गई है वो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर का, बहुआयामी बुद्धि, बहुआयामी मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसमें इन्होंने ये सभी 7 प्रकार की लगभग बुद्धि बताई है। उसमें पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है इसके फाइनेंसर में क्या संगीतमय बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संगीतमय बुद्धि उनमें पाई जाती है जो क्या करते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं या संगीत से संबंधित होते हैं। ठीक है, दूसरी है गतिपरक बुद्धि, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उन व्यक्तियों में पाई जाती है जैसे नृत्यांगना हो गई, मतलब जिनका अपने शरीर पर कंट्रोल होता है, जैसे एथलीट हो गए, और एक जो ऑपरेशन डॉक्टर बोलते हैं जिन्हें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, उनमें भी क्या होती है ये आपकी गतिपरक बुद्धि होती है। सर्जन बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, तीसरा है स्पाशियल इंटेलिजेंस, जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा की थी इस पर। ठीक है, तो तीसरे में हो जाएगी हमारी स्पाशियल इंटेलिजेंस, जो हमने अभी बात की थी कि ये बुद्धि किसमें पाई जाती है, मूर्तिकारों में, ड्राइवरों में। ठीक है, तो और अगला ऑप्शन है तार्किक बुद्धि। देखिए फाइनेंसर में तार्किक बुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि उसे गणितीय संकल्पनाएं भी करनी होती हैं फाइनेंसर को। और दूसरी बात, उसे ये तर्क करना होता है कि जैसे फाइनेंसर ने किसी को लोन दे दिया तो ये भी उसे तर्क करना होता है कि लोन वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा 4 तार्किक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है। इसमें दिया है प्राथमिक आंकड़े, अंतिम आंकड़े, तृतीयक आंकड़े और सेकेंडरी आंकड़े, गौण आंकड़े। देखिए पहले चर्चा करते हैं ये आंकड़ों के बारे में। अगर जहाँ पर कोई घटना हो रही है या कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट वहीं से संबंधित, डायरेक्ट वहाँ पर ही सूचना को जो हम एकत्रित करते हैं उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और प्राथमिक आंकड़े के आधार पर जो हम सूचना एकत्रित करते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जो सूचना एकत्रित करते हैं उन्हें हम तृतीयक आंकड़े कहते हैं। मतलब ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी शादी में अगर फ़ोटो हमने खींचा, वहाँ पर फ़ोटो खींचने का भाई आजकल रिवाज है, तो वहाँ पर हम फ़ोटो खींचते हैं, तो जहाँ पर जो घटना हो रही है तो आंकड़े फ़ोटो वहीं से खींचे जा रहे हैं, मतलब आंकड़े वहीं से एकत्रित किए जा रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं हम प्राथमिक आंकड़े। अब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं अपना, हमसे ही संबंधित है। क्या हुआ कि हमारी धर्मपत्नी जी का हमें क्या था, वोट बढ़वाना था। ठीक है, और वो हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो मायके थी उस टाइम। तो क्या हुआ, वोट बढ़ाने वाले आ गए घर पर, तो हमने क्या किया, फ़ोटो उनके लगने थे वोट किस में, वोट बढ़ाने के लिए फॉर्म भरने में। तो हमने शादी की एल्बम उठाई, उसमें से फ़ोटो खींचा और उसको निकलवा कर वोट बढ़ाने वालों को दे दिया। तो ये क्या हुआ, क्या जो हमने फ़ोटो खींचे शादी की घटना पर, फ़ोटो किसका आया, वो शादी का फ़ोटो आया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि फ़ोटो से हमने फ़ोटो खींचा और उसको दे दिया, तो ये हो जाते हमारा द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि शादी वाले फ़ोटो थे उनसे हमने दूसरा, मतलब फ़ोटो को फ़ोटो खींचना। प्राथमिक आंकड़े होते हैं जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर हम घटना हो रही होती है, जहाँ पर कोई कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, आंकड़े वहीं से एकत्रित करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़ों के हिसाब से फ़ोटो के फ़ोटो खींचना वो होता है द्वितीयक आंकड़े। ये आगे ऐसे ही
बढ़ती जाती है। जैसे कोई अब ऐसे देखते हैं, जैसे कोई सिद्धांतकार है, कोई रूल्स बना के रख गया, किसी ने कोई प्रयोग किया, जैसे कोई प्रयोग किया किसी ने प्रयोग करने के बाद वो आंकड़े बनाकर कहाँ पर रख गया, बुक्स में रख गया, बुक्स में उसने किताब लिखी उसमें रख गया, तो उसके वो प्राथमिक आंकड़े हैं जो उसने तुरंत वहाँ पर प्रयोग किया, और जो आंकड़े बनाकर रखे बुक्स में वो क्या हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। और हम क्या करते हैं, उन बुक्स को पढ़कर जो हम नए आंकड़े तैयार करते हैं उन बुक्स में देखकर, क्योंकि हम प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं, उन जो बुक्स में लिखा हुआ है उनके आधार पर हम जो आंकड़े बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो अब इसमें बात हो रही है, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है। देखिए जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ तो घटना जो डेटा होगा वो कहाँ का होगा, जहाँ पर घटना हो रही है, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित कर रहा है, प्रयोगशाला में प्रयोग भी कर रहा है, सूचना एकत्रित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राथमिक आंकड़े। तो इसके आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव विकास एक प्रक्रिया है। मानव विकास एक प्रक्रिया है, मतलब मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है, ये 4 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले है अव्यवस्थित। क्या मानव विकास एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है। मानव विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, जैसा कि हमने बाल विकास की विशेषताओं में पढ़ा हुआ है, बालक के विकास की विशेषताओं में, कि मानव विकास क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसमें अव्यवस्थित दिया है जो कि गलत है। दूसरा है रैंडम। क्या मानव का विकास अचानक या जैसा चाहे वैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जो मानव का विकास है वो धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। दूसरा है संचयी, क्यूमुलेटिव। देखिए ये हो सकता है। अगला है हमारा अनिरंतर। क्या मानव विकास अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और मानव विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब संचयी का मतलब होता है, संचयी का मतलब क्या होता है, वैसे निरंतर ही होता है एक तरह से संचयी का मतलब। जैसे संचयी या क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, जैसे हमने कुछ डाटा है जो हमने कुछ सीखा है उसमें दूसरा ऐड कर लेना। ठीक है, दूसरा ऐड करना, इसे कहते हैं संचयी। मतलब जो डाटा है उसमें थोड़ा बहुत प्लस कर लेना। तो मानव विकास बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम थोड़ा सीखते हैं, कल और सीखा तो ऐड होता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्यूमुलेटिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है, मतलब हम क्या हुआ, एक्टिव लर्निंग। देखिए पहला है सहयोगात्मक कौशल विकसित करना। बिल्कुल एक्टिव लर्निंग में सहयोगात्मक कौशल विकसित करना बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। सहायता प्रदान की जाती है, जब समूह में रहकर एक्टिव रहकर कार्य करते हैं तो ये होता है। दूसरा है होमवर्क करना। होमवर्क करना सक्रिय अधिगम नहीं है, क्योंकि ये जैसे का तैसा हम स्कूल में सीख कर आते हैं उसको ही दोहराने की प्रक्रिया होती है होमवर्क। ठीक है, तीसरा है आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना। बिल्कुल सही है, एक्टिव लर्निंग से हम आलोचनात्मक सोच को बेहतर बना सकते हैं। चौथा है जोखिम लेने को प्रोत्साहित। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम जोखिम लेना, ठीक है, रिस्क लेना। बिल्कुल जब हम कोई कार्य करते हैं तो बिल्कुल रिस्क लेते हैं। कई लोग होते हैं, देखा आपने, रिस्क ले जाते हैं बहुत, तो वो क्या होता है, सक्रिय अधिगम होता है। लेकिन होमवर्क है वो सक्रिय अधिगम नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो सिखाया जाता है उसका ही हूबहू हम घर में आकर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वही होता है होमवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? देखिए अधिगम का भी एक हमने वीडियो डाल दिया है, स्टार्ट कर दिया है हमने। अधिगम का पहला वीडियो डाल दिया है, उसमें हमने इस पर चर्चा की है। तो देखिए निम्नलिखित में से अधिगम का एक पहलू नहीं है। अधिगम के बारे में हम चर्चा करते हैं तो अधिगम क्या होता है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। या स्थायी परिवर्तन या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है जैविक प्रोग्रामिंग,
दूसरा है स्थायित्व। देखिए व्यवहार में बिल्कुल सही बात है, परमानेंस। अधिगम के द्वारा क्या होता है, व्यवहार में स्थिरता आती है, मतलब स्थायी होता है या अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, बिल्कुल सही है। अधिगम की डेफिनेशन यही कहती है कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। और चौथा है एक्सपीरियंस, अनुभव। बिल्कुल जो अधिगम होता है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा संभव होता है। पहला है जैविक प्रोग्रामिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। इसके बारे में हम बात करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो हमें किससे जन्म से प्राप्त होती है, जन्मजात होती है, मतलब एक तरह से परिपक्वता से इसका संबंध बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिगम पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो अधिगम होता है वो अर्जित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, जैविक प्रोग्रामिंग। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास के इस स्वीकृति को देखा जाता है। देखिए इसमें जो बात की गई है वो कोहलबर्ग द्वारा दिया हुआ नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। इसमें क्या हुआ है, कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला बताया पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा बताया है पारंपरिक स्तर, और तीसरा बताया है पश्च पारंपरिक स्तर, ठीक है। तो पहले स्तर में जो बालक सीखता है उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक बालक सीखता है दंड एवं आज्ञाकारिता के द्वारा, और दूसरा सीखता है बराबरी के लेन देन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बात ही हुई है कि सजा से बचने के लिए, मतलब बालक सोचता है कि हमें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हमें दंड दिया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पहला, पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बालक जो कुछ भी नैतिक नियम धारण करता है वो किस लिए करता है, सजा से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बोला आज क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। और कोशिश करेंगे थोड़ा धीरे धीरे बोलने की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।